नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मौत का प्लेटफार्म। एकाएक दीवार पर लगे माइकों में से संगीत की विचित्र धुनें बजने लगीं और वह सब नकाबपोश शैतान की उस मूर्ति के सामने खून से भरे प्याले लिए नाचने लगे। कितनी देर उनका यह भयानक नाच चलता रहा। अचानक सुनहरी नकाब वाले नकाबपोश के हाथ ऊपर उठते ही संगीत के स्वर थम गए और नाच बंद हो गया। एक क्षण मौत का साम्राज्य छा गया था जैसे वहाँ, मगर दूसरे ही क्षण उस सन्नाटे को भंग किया उस सुनहरे नकाब वाले ने। कल हिंदुस्तान बैंक में डाका पड़ेगा। हम सब शैतान यह काम करेंगे आका। शाबाश शैतान के पुजारियों, बोलो शैतान की जय। और फिर सब ने प्याले अपने मुंह से लगा लिए। अगले दिन सुबह जैसे ही इंस्पेक्टर प्रभात की गाड़ी पुलिस स्टेशन में प्रविष्ट हुई, ओह, आज फिर एक हथकटी लाश। अरे सर आ गई। गाड़ी से उतरकर प्रभात लपककर उस लाश के पास पहुंचा। उफ, आखिर यह कौन संगदिल और दुस्साहसी हत्यारा है जो इस तरह से युवक युवतियों की हत्या करके उसके हाथ काटकर पुलिस स्टेशन में फेंकने की हिम्मत करता है। फिर उसने सिपाही करम सिंह और जीवन की ओर देखा। मैंने तुम लोगों को रात भर मुस्तैदी से पहरा देने का आदेश दिया था, फिर लाश कैसे यहाँ पहुँची? सर, सुबह 3 बजे के करीब हमारी आंख लग गई थी। जब हम जागे तो यहाँ लाश पड़ी थी। यस सर। प्रभात उससे बिना कुछ कहे भीतर की ओर बढ़ गया। रात को मुझे स्वयं ही पहरा देना होगा। पोस्टमैन से पत्र लेकर अनिल जैसे ही पलटा, सुधीर ने उससे वह पत्र छीन लिया। ला मुझे दिखा, यह पत्र कहाँ से आया है? आए, ये क्या कर रहे हो यार? लिफाफा न फाड़ देना। सुधीर ने लिफाफे पर भेजने वाले का पता पढ़ा तो मुस्कुरा पड़ा। वाह, स्टैंडर्ड मूवीज वालों का इंटरव्यू लेटर है या तो टेलीफिल्म का नाम है, खून से रंगे हाथ। अरे मुझे दो इसे, यह तो सचमुच इंटरव्यू लेटर है। सुधीर ने लिफाफा उसे थमा दिया। ले यार, तू भी क्या याद रखेगा किस साहूकार से पाला पड़ा है। अनिल पत्र पढ़ने लगा। क्या लिखा है प्यारे कलाकार, कब का इंटरव्यू है? परसों इंटरव्यू पर बुलाया है मुझे। उस टेलीफिल्म में विलेन का रोल मिल जाएगा शायद। वाह। दिन के लगभग 11 बजे हिंदुस्तान बैंक में काफ़ी चहल पहल थी। अचानक ही कहीं से कुछ नरकंकाल प्रकट हुए। भूत? कोई भूत नहीं होते, यह अवश्य किसी की शरारत है। अचानक चौकीदार ने एक नरकंकाल का निशाना लेकर गोली दाग दी। गोलियों को बेअसर जाता देखकर बाहर की ओर भागा वह। भागो, ये चारों तो सचमुच भूत हैं। चौकीदार को भागते देख बैंक कर्मचारी भी बाहर की ओर भागे। पुलिस को फोन करो। और पीछे बैंक में रह गए थे 7 लुटेरे। पुलिस के आने से पहले जो हाथ लगता है समेट लो साथियों। अगले पल वह सब बैंक का कैश लूटकर सूटकेस में भरने लगे। कुछ देर बाद ही पुलिस गाड़ियों की सायरन की आवाज़ गूंज उठी। सावधान, पुलिस आ रही है, हम तैयार हैं। धड़धड़ाती हुई पुलिस गाड़ियां बैंक के बाहर रुकी। कहाँ है भूत? अभी भी बैंक के भीतर हैं। हथियार होते हुए भी तुम भूतों से डर गए हो चौकीदार? पुलिसकर्मी तेजी से बैंक द्वार की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने भीतर दाखिल होना चाहा, इंस्पेक्टर प्रभात अपने पीछे आते सिपाही से जा टकराया और अगले ही क्षण दोनों नीचे जा गिरे। सिपाहियों ने नरकंकाल पर फायरिंग शुरू कर दी, किंतु अगले पल उन सिपाहियों पर जैसे कहर टूट पड़ा। तभी बैंक के भीतर से टास लगाते हुए 2 नरकंकाल और प्रकट हुए, जिन्हें देखकर सभी सिपाही भयभीत होकर वहां से भाग उठे। भागो भागो भूत! उसी क्षण एक नरकंकाल ने पीछे से प्रभात के सिर में अपनी टांग का जोरदार प्रहार किया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। और तभी वहाँ 7 लुटेरे बैंक की इमारत से बाहर निकलकर बाहर खड़ी गाड़ी की वैन में बढ़े। हरी अप!
और उनमें सवार होकर वहां से 9-2-11 हो गए। संध्या के समय सर्वत्र इसी डकैती की चर्चा थी। आज की ताज़ा खबर, भूतों द्वारा बैंकों में लाखों की डकैती, पुलिस पर हमला, पुलिसकर्मी घायल, इंस्पेक्टर बेहोश। एक पेपर देना भाई, मुझे भी देना, मुझे भी देना। उसी रात इंस्पेक्टर प्रभात पुलिस स्टेशन के ऐन सामने वाली इमारत की ऊंची छत पर बैठा निगरानी कर रहा था। आज वह हथकड़ी लाश वाला हत्यारा मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। रात के दूसरे पहर अचानक इमारत के पिछली ओर से उसे छत की ओर उछल कर आती एक गेंद दिखाई दी। गेंद छत से गिरते ही फूट गई। प्रभात ने वहां से हटना चाहा, लेकिन धुआं उसके नथुनों में समा गया और वह बेहोश होता चला गया। बेहोश होकर वह वहीं ढेर हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, ओह, हत्यारा कोई बहुत ही चालाक व्यक्ति है। अगले दिन अनिल रेलवे स्टेशन की इमारत से बाहर आया। साहब टैक्सी। हाँ, कालका रोड पर चलो। अच्छा साहब। अगले क्षण टैक्सी सड़क पर दौड़ने लगी। इंटरव्यू के समय 11 बजे का है, अभी 10:30 बज रहे हैं। यहीं रोक दो ड्राइवर। जी साहब। टैक्सी का भाड़ा चुकाकर अनिल पैदल ही आगे बढ़ा। आगे का रास्ता पैदल ही तय करूंगा ताकि ठीक 11 बजे मूवीज वालों के ऑफिस में पहुंच जाऊं। ठीक 11 बजे वह स्टैंडर्ड मूवीज के ऑफिस में प्रवेश कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि किस्मत मेरा साथ देगी और मैं खून से रंगे हाथ के लिए चुन लिया जाऊंगा। वह भीतर दाखिल हुआ। वेलकम मिस्टर अनिल। थैंक यू सर। बैठिए मिस्टर अनिल। थैंक यू सर। अनिल बैठ गया। आपने पहले कहाँ और किस किस नाटकों में काम किया है, उसके चित्र व प्रमाण पत्र दिखाइए। यस सर। अनिल ने कुछ फोटोग्राफ्स और सर्टिफिकेट निकालकर मेज पर रख दिए। गुड, आप तो काफ़ी अच्छे कलाकार नज़र आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अनिल, आप विलेन के रोल के लिए चुन लिए गए हैं। अनिल की प्रसन्नता देखने लायक थी। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको स्किन टेस्ट देना होगा। मैं तैयार हूँ। कब देना होगा स्किन टेस्ट सर? अभी इसी वक्त यहीं पर। आप इसके लिए स्टूडियो में चले जाइए। अनिल उठकर स्टूडियो की ओर बढ़ गया। सुधीर सुनेगा तो उसे विश्वास नहीं होगा कि मैं सिलेक्ट कर लिया गया हूँ। अनिल भीतर दाखिल हुआ। इस कैमरे के द्वारा मैं एक दिन प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंच जाऊंगा। आप स्किन टेस्ट के लिए आए हैं ना? हाँ, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई कैमरामैन। कैमरामैन को शुरू से ही मस्का लगा कर रखना चाहिए। मुझे तो आपको देखते ही इतनी प्रसन्नता हुई थी कि बयान नहीं कर सकता। बाय द वे में आपको पता है ना आपने क्या करना है? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। कैमरामैन एक रस्सी का टुकड़ा लिए उसकी ओर बढ़ा। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। मुझे ये हाथ बांधकर अपने कैमरे के एन सामने उस प्लेटफार्म के सामने जाकर खड़ा होना है। फिर मेरे रेडी कहने पर आपने उस संवाद को अपने फेमस अंदाज में बोलना है। मेरे बंधे हाथ देख रहे हो? क्लियोपेट्रा, ये खून से रंगे हाथ हैं। अंत में तुम्हारी चीख मारने के साथ ही तुम्हारा स्किन टेस्ट पूरा हो जाएगा। ओके। फिर अनिल उस प्लेटफार्म पर जाकर खड़ा हो गया और वह संवाद दोहराने लगा। मेरे बंधे हाथ देख रहे हो क्लियोपेट्रा, ये खून से रंगे हाथ हैं। कैमरामैन ने कैमरे का बटन दबा दिया। अगले ही क्षण अनिल की चीख गूंजी, शॉट इज ओके। कफन में लिपटे उस मृत व्यक्ति का शरीर लेकर लोग कब्रिस्तान पहुंचे। 2 व्यक्तियों ने मुर्दे को उठाकर ताबूत में लिटाया। फिर ताबूत को कब्र में उतारा जाने लगा। कब्र की मिट्टी से भरकर सब लोग वापस लौट चले। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था डेविड, तभी तो गॉड ने उसे जल्दी वापस बुला लिया। अच्छे व्यक्तियों को यहाँ संसार में नहीं रहने देता। रात के 12 बजे 4 नकाबपोश कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए, जैसे उन्हें मालूम था कि कुदाल और फावड़ा कहाँ रखे हैं।
अगले ही पल वे चारों डेविड की कब्र के पास जा पहुंचे और फिर ताबूत से मुर्दा निकालो और ताबूत वहीं दफना दो। वह काम निपटा कर चारों डेविड के कफन से लिपटी मृत जिस्म लेकर कब्रिस्तान के गेट की ओर बढ़ गए। बाहर खड़ी गाड़ी में डेविड का शव लादकर वे लोग चल पड़े। उसी रात इंस्पेक्टर प्रभात फिर उसी छत पर से निगरानी कर रहा था। आज मैंने नीचे करम सिंह और जीवनलाल को इस इमारत की निगरानी पर लगा रखा है। आज अपराधी मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। आज तो बेहोशी से बचने के लिए मैंने नाक में फिल्टर भी लगा रखा है। आधी रात के करीब एकाएक किसी आहट ने को सुनकर इंस्पेक्टर प्रभात चौंक उठा। रिवॉल्वर लिए वह तेजी से पलटा, लेकिन धत तेरी की 2:30 बजे घूमते घूमते थक गए हैं, क्यों ना थोड़ी देर सुस्ता लें। तुम्हारी मर्जी है। साहब को पता चला तो बहुत खपा होगा। साहब को पता नहीं चलेगा। तुम इमारत की पिछली ओर जाओ, मैं आगे की ओर बैठता हूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठना। करम सिंह इमारत की अगली ओर बढ़ गया। लगभग 20 मिनट बाद अंधेरे में एक साया बिना आहट किए धीरे धीरे ऊँघते हुए जीवनलाल की ओर बढ़ने लगा। उसके सिर पर पहुंच गया वह साया, लेकिन गन के खिसकने की आहट ने जीवनलाल को चौंका दिया। कौन कौन? मगर उसी पल गुंगू जीवनलाल की चीख मुंह में दबकर रह गई थी और वह बेहोश होकर रेत के बोरे की तरह वहीं ढेर हो गया। साया उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। 3 बज रहे थे जब छत पर बैठे इंस्पेक्टर प्रभात को भी सुस्ती घेरने लगी। पेट के बल लेटकर पुलिस स्टेशन की इमारत पर निगाह रखूंगा, लेकिन वह साया से पूर्णतः बेखबर था जो छत पर चढ़ चुका था। साया हाथ में एक थैला संभाले एक एक कदम आगे इंस्पेक्टर प्रभात की ओर बढ़ रहा था। फिर इंस्पेक्टर प्रभात के पीछे पहुंचकर उस साया ने एकाएक ही उस थैला उसके सिर में डाल दिया और तुरंत उसकी पीठ पर सवार हो गया। कुछ क्षण बाद ही प्रभात बेहोश होकर लुढ़क गया। इंस्पेक्टर प्रभात को जब होश आया, एकाएक ही अपने पास किसी और का स्पर्श पाकर वह चौंककर उठ बैठा। हे भगवान, एक और हथकटी लाश, वो भी मेरे पास ही। तभी उसे रात वाली घटना को स्मरण हो आया और रात फिर मात खा गया। फिर जैसे ही उसने पुलिस स्टेशन की ओर निगाह दौड़ाई, पुलिस स्टेशन के आते में भी एक लाश पड़ी है। अपराधी ने फिर चुनौती दी है मुझे। इंस्पेक्टर प्रभात पुलिस स्टेशन के आते में पहुंचा। अधिकतर लाशें समुद्र युवकों की ही क्यों होती हैं और लाशों पर पीलापन सा क्यों छाया रहता है? इंस्पेक्टर प्रभात ने लाश पर से निगाह हटाई। करम सिंह और जीवन कहाँ हैं? जीवन के सिर पर चोट मारकर रात को किसी ने बेहोश कर दिया था। करम सिंह उसके सिर पर पट्टी करवाने गया है। इंस्पेक्टर प्रभात कुछ सोचकर लाश की तलाशी लेने लगा। खैर, उसके आने पर पूछताछ करूंगा। लाश की तलाशी लेकर देखूं, शायद इसकी जेब से इसके नाम पते का कोई दस्तावेज मिल जाए। लेकिन प्रभात को तलाशी में मिली एक पर्स और अखबार से काटी गई एक कर्तन। पर्स का नोटों से भरे होना साबित करता है हत्यारे का उद्देश्य लूटमार का नहीं है। अब देखूं यह कतरन कैसी है। इंस्पेक्टर प्रभात चौंक पड़ा। मरने वाला अधिकतर चेहरे हीरो जैसे लगने वाले युवकों के ही होते हैं। क्या इन हथकड़ी लाशों से इस कटिंग का कोई संबंध हो सकता है? अवश्य हो सकता है। हमें अपनी टेलीफिल्म खून से रंगे हाथ के लिए नए कलाकारों का संपर्क करें। स्टैंड मूवीज भी कालका रोड, विशानगर। तभी करम सिंह और जीवन लौट आए। साहब, किसी ने पीछे से मेरी नाक पर क्लोरोफॉर्म भरा रूमाल रख दिया था, जिससे मैं रात भर बेहोश रहा। रात हम तीनों को ही बेहोश करके अपराधी ने वह लाश मुझ तक छत पर पहुंचाई, लेकिन यह अच्छा रहा, उसने करम सिंह को कोई चोट नहीं पहुंचाई। तभी इंस्पेक्टर प्रभात को लाश का ध्यान आया और माधव दयाल, उस इमारत की छत पर भी एक लाश पड़ी है, जाकर उसे उतार लाओ।
यस सर। दोनों वहाँ से चले गए। तभी, यह कटिंग कैसी है सर? यह कटिंग इस लाश की तलाशी में मिली है। तुम्हें आज इस जगह की निगरानी करनी है करम सिंह। प्रभात ने वह कटिंग करम सिंह को थमा दी। यस सर। रात मुझ पर आक्रमण करने वाला भी करम सिंह जैसा भारी भरकम शरीर वाला था। एक भूमिगत कमरे में खड़ा तांत्रिक कालदूत अट्ठास लगाने जा रहा था। 108 हाथों की 108 मालाएं पूरी होते ही मैं अमर हो जाऊंगा, फिर सारी दुनिया का मालिक कहलाऊंगा। फिर एकाएक उसे वह माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। शैतान की जय हो। उसके बाद उसने खून से भरा हुआ बर्तन उठा लिया और अगले ही पल उसने बर्तन से मुंह लगा लिया। एक ही सांस में वह बर्तन से भरा रक्त पी गया। और फिर जब तक 108 माला पूरी नहीं हो जाती तब तक रोजाना पुलिस को हथकटी लाश प्राप्त होती रहेगी और वह कभी जान नहीं पाएगी कि उसे चुनौती देने वाला कालदूत है। यह दूसरे बर्तन का खून मेरे गुलामों के लिए शैतान का प्रसाद है। उधर इंस्पेक्टर प्रभात के पास डॉक्टर श्रीवास्तव पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने स्वयं पहुंचे। कुछ लोगों के लिए स्वाभाविक मौत के बाद हाथ काटे गए लगते हैं और कुछ लोगों को हाथ काटने के बाद उनके शरीर का सारा रक्त निकाल लेने के कारण मृत्यु हुई है। ओह, कहीं ये किसी आदमखोर हत्यारे का काम तो नहीं डॉक्टर? मैं भी तुमसे यही कहने वाला था इंस्पेक्टर। तब यह एक नहीं कई लोगों का काम लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर श्रीवास्तव चले गए। तभी एकाएक फोन की घंटी बज उठी। हेलो इंस्पेक्टर प्रभात हियर। सुनिए, अपने पड़ोसी जोसेफ को दफनाने कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए। फोन पर प्रभात की पत्नी थी। ओह, अच्छा किया तुमने वक्त पर याद दिला दिया। देवी जी, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ। प्रभात ने फोन रख दिया। हमारी ड्यूटी भी कैसी है, जिसमें सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार की कई बार निभाने से चूक जाते हैं। आहट सुनकर इंस्पेक्टर प्रभात चौंक कर मुड़ा। सर, वह फिल्म कंपनी वाले तो रातों रात ही भाग निकले, मगर मैं उस इमारत के मालिक को पकड़ लाया हूँ। सच जानिए इंस्पेक्टर साहब, तगड़े किराए के लालच में आकर मैंने उन्हें वह जगह दी थी। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम उस व्यक्ति को क्यों पकड़ कर लाए हो? छोड़ दो इसे। प्रभात कब्रिस्तान में समय ही पहुंचा था और समय जोसेफ की लाश को दफनाए जा रहा था। मैं बिल्कुल समय पर ही पहुंचा हूं। फिर जब वह सब लोगों के साथ वापस लौट रहा था तो अचानक उसकी निगाह एक वस्तु पर पड़ी। किसी का आइडेंटिटी कार्ड है शायद। उसने लपक कर उसे उठा लिया और देखते ही, ओ गॉड, मैं सपने में मैं भी नहीं सोच सकता था कि इसी बीच लाश को दफनाए आए लोग आगे बढ़ चुके थे। इंस्पेक्टर प्रभात खड़ा उनके गेट से निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। मुझे इस कब्रिस्तान में भी कुछ गड़बड़ी लगती है। कहीं यही तो अपराधियों का अड्डा नहीं है। जैसे ही वे लोग आंखों से ओझल हुए, इंस्पेक्टर प्रभात पलटकर कब्रों की ओर बढ़ा। अब अपराधी मुझसे दूर नहीं है। एकाएक ही कब्र के पास पहुंचकर वह रुक गया। इस कब्र का क्रॉस क्यों टेढ़ा है? ऐसा लगता है मुर्दा दफनाने वालों को जल्दी रही होगी। कब्र की मिट्टी भी ताजी लगती है। अगले ही पल उसने फावड़ा उठा लिया। इस कब्रिस्तान में चौकीदार भी तो नहीं है। जैसे ही उसने ताबूत उठाया, अरे, ताबूत का वजन बता रहा है जैसे इसमें कुछ रखा ही नहीं गया। जैसे ही उसने ताबूत खोला, यह वाकई खाली है। उसी रात कब्रिस्तान की दीवार के पास एक गाड़ी रुकी और उसमें से 4 नकाबपोश निकलकर कब्रिस्तान के गेट की ओर बढ़ने लगे। कब्रिस्तान में दाखिल होकर फावड़ा व कुनाल संभाले हुए जोसेफ वाली कब्र की ओर बढ़े। अगले ही पल वे जोसेफ की कब्र खोदने में लगे हुए थे। फिर कब्र खोदकर उसमें से लाश वाला ताबूत निकाला जाने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताबूत बाहर निकाला, खबरदार कोई अपनी जगह से
नहीं हिले वरना शूट कर दूंगा। मगर तभी एक नकाबपोश ने फावड़ा उठाकर इंस्पेक्टर प्रभात पर उछाल फेंका। प्रभात ने झुककर स्वयं को उस फावड़े से बचा लिया। चारों साए पलटकर भागे। उन्हें भागते देखकर वह उनके पीछे लपका। अचानक प्रभात ने उस नकाबपोश पर छलांग लगाई और ओह, अगले ही पल नकाबपोश खुदी हुई कब्र में जा गिरा। प्रभात ने भी कब्र में छलांग लगा दी और दूसरे पल अपना प्रचंड घूसा उसकी कनपटी पर दे मारा। वह बेहोश हो गया। अब तू मुझे अपने साथियों का पता बताएगा। इंस्पेक्टर प्रभात ने उस नकाबपोश को ले जाकर कब्रिस्तान के पीछे खड़ी गाड़ी में पलटा। अगले क्षण उसकी गाड़ी तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी जा रही थी। आज पुलिस स्टेशन के आते में लाश नहीं आएगी। 8 नकाबपोश शैतान की मूर्ति के सामने से झुकाए खड़े थे। जब वह नकाबपोश आकर शैतान की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया तो बाकी सबने भी उसका अनुसरण किया। हम सब तेरे सामने सिर झुकाते हैं शैतान, क्योंकि तू हमें यहाँ अमृत देता है जो पीने को हर किसी को नहीं मिलता। तेरा प्रसाद है मानव रक्त, जिसे केवल तेरे पुजारी हम ही पा सकते हैं। बोलो शैतान की जय। फिर शैतान का प्रसाद पाने से पहले तुम लोग मुझे बताओगे कि आज कब्रिस्तान में पुलिस इंस्पेक्टर कैसे पहुंच गया, जबकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। हम कुछ नहीं जानते आका। तब आज मुझे तुम्ही चारों को शैतान की बलि चढ़ाकर तुम्हारे 4 जोड़ी हाथों को नई माला के लिए पिरोना होगा। नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। खबरदार, किसी ने गलत हरकत की तो शूट कर दूंगा। अब तुम अपनी यह सुनहरी नकाब जल्दी से उल्ट दो और अपने इन प्यादे सहित हाथ ऊपर उठा लो। मेरी सूरत देखकर कांप उठोगे बच्चे। अचानक 2 नकाबपोश ने उस पर छलांग लगा दी, मगर प्रभात के तेवर बदल गए। मुझे आदमखोर दरिंदों से कोई हमदर्दी नहीं है। फौरन अपनी नकाबें उल्ट दो, वरना सबको इसी तरह ढेर करके रख दूंगा। अगले ही क्षण उन सबको अपनी नकाबें उल्ट देनी पड़ी। तांत्रिक कालदूत, मैंने कहा था ना, मुझे देखते ही कांप उठोगे। मैं तुम्हें देखकर कांपूंगा कायर, जो मुझसे पिछली मुठभेड़ में तांत्रिक शक्तियों का सहारा लेकर भाग निकला था। लेकिन इस बार तुम्हारी तांत्रिक शक्तियों का क्या हुआ? हिंदुस्तान बैंक की डकैती वाली घटना भूल गए बेटा, जहाँ तुम भी कुछ ना कर सके थे। असल में मैं चाहता था कि इस बार शैतान को 108 हाथों की बनी हुई 108 माला चढ़ाकर अमर हो जाऊं और लोगों के सब प्रसाद करने के लिए कब्रिस्तान और टीवी कलाकारों वाला रास्ता चुना। मैंने डकैती वाला काम तो पुलिस को उलझाने के लिए किया था, लेकिन काम पूरा होने से पहले किसी गद्दार ने धोखा किया और तुम यहाँ तक आ पहुँचे। नहीं, पुलिस स्टेशन की निगरानी करने पर बार बार असफल होने पर मुझे पुलिस स्टेशन में ही किसी पर संदेह था। जब करम सिंह ने आकर बताया कि फिल्म यूनिट गायब हो गई है और कब्रिस्तान में करम सिंह का आइडेंटिटी कार्ड मिलने पर मुझे उसके मुजरिम होने पर पक्का विश्वास हो गया। मैंने उसे धर दबोचा। इसमें मुझे जल्दबाजी लपेटा गया था सर, जबरदस्ती लपेटा था। जब एक रात मैं ड्यूटी से वापस जा रहा था तो मुझसे अचानक 2 व्यक्ति टूट पड़े। फिर मुझे गाड़ी में लाद कर कहीं ले जाया गया। रास्ते में मुझे बेहोश कर दिया गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक बहुत ही भयानक जगह पर लेटा हुआ था। हाँ, आज से तू शैतान का प्रसाद मानवीय रक्त पिएगा, फिर तू भी हमारा साथी बन जाएगा। नहीं, बचाओ। फिर अब तू इसे पाने के लिए स्वयं हमारा साथ देगा करम सिंह। उसके बाद मैं रक्त की प्यास के कारण उनका साथ देने के लिए मजबूर हो गया और मानव रक्त पीने के लिए कब्रिस्तान के मुर्दे लाने, पुलिस गतिविधियों की खबर रखने तथा मौत के प्लेटफार्म को सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। यह मौत का प्लेटफार्म क्या है?
फिल्म ऑफिस के भीतर वाले कमरे में बना हुआ कक्ष, जो कि प्रत्यक्ष रूप से स्टूडियो है, जिनमें एक स्टैंड पर रखा एक कैमरा था तथा उसके सामने एक प्लेटफार्म बना है। वही प्लेटफार्म मौत का प्लेटफार्म है, जिस पर इंटरव्यू देने आए कलाकार को स्क्रीन टेस्ट के बहाने खड़ा कर दिया जाता है। मेरे बंधे हाथ देख रहे हो, क्लियोपेट्रा खून के रंगे हाथ हैं। और उनका डायलॉग पूरा होते ही कैमरे में लगा एक बटन दबा दिया जाता है, जिसके दबते ही ऊपर चरखी से लटकता फंदा आकर कलाकार के गले में पड़ जाता है और नीचे से प्लेटफार्म सरक जाता है। और फिर कैमरे का दूसरा बटन दबाते ही लाश नीचे बने शैतान की पूजा वाले कक्ष में जा गिरती है। फिर उस लाश के हाथ काटकर उसके रक्त के प्रसाद का हम सब लोग पान करते हैं। तभी इंस्पेक्टर प्रभात का पूरा ध्यान कालदूत पर केंद्रित देखकर बाकी नकाबपोश ने द्वार की ओर छलांग लगा दी। ओह, रुक जाओ, इमारत से बाहर निकलकर कोई जिंदा नहीं बचेगा, बाहर पुलिस फोर्स है। उसने द्वार पर फायरिंग की है, लेकिन तब तक सब लोग बाहर निकल चुके थे। लेकिन वह लोग जैसे ही इमारत से निकलकर भागे, इंस्पेक्टर प्रभात को द्वार की ओर उन्मुख होते देखकर कालदूत ने भी अचानक सीढ़ियों की ओर छलांग लगा दी और ओह, अब की बार मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर प्रभात भी उसके पीछे भागा और सीढ़ियां चढ़कर कालदूत के पीछे ही उस कक्ष में दाखिल हुआ। मौत का प्लेटफार्म। उसने कैमरे की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही कालदूत के पांव उस प्लेटफार्म पर पड़े, इंस्पेक्टर प्रभात ने तुरंत कैमरे के पास पहुंचकर वह बटन दबा दिया। अगले ही क्षण कालदूत मौत के प्लेटफार्म से झूलकर शैतान की बलि चढ़ चुका था। किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन स्वयं उसमें गिरकर उसे गिरना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।